बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ए लेवल अकाउंटिंग जिसका कोड है 9706/32 उसका फेब मार्च 2020 का पेपर 3 करने जा रहे हैं। और पेपर 3 के अंदर आज हम अपने लेक्चर का स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2 से करेंगे। 1 ऑलरेडी रिकॉर्डेड है ये, और इसके अलावा 2021 के जो पेपर्स हैं वो सब आप फोल्डर वाइज आप क्लाचिंग अकेडमी के यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पर देख सकते हैं जाके। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 से अपने लेक्चर का स्टार्ट करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट्स करता है। कहता है एसएस क्लब हैड द फॉलोइंग बैलेंसेज एट 31 दिसंबर के 31 दिसंबर को एसएस क्लब जो है उसके ये बैलेंसेस थे। कैफ़े इक्विपमेंट जो है नेट बुक वैल्यू पे दी हुई है। ये कैफ़े की इक्विपमेंट है आपकी, फर्नीचर एंड फिक्सचर उसने आपको दिया हुआ है नेट बुक वैल्यू के ऊपर। और उसके बाद उसने कैफ़े इन्वेंट्री आपको दी हुई है 13,000 की ओपनिंग इन्वेंट्री है 2018 की, और एंडिंग की इन्वेंट्री उसने गायब कर दी। कहता है सब्सक्रिप्शंस इन एडवांस, क्योंकि ये क्लब है और क्लब नॉर्मली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जब रन करती हैं तो उसका वो अपने मेंबर्स को एक्चुअली फैसिलिटेट कर रही होती हैं, और उनकी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव होता है कि मेंबर्स को बेनिफिट पहुँचें। और उसके लिए एक तो लाइफ टाइम मेंबरशिप होती है जिसको लाइफ मेंबरशिप कहते हैं, कि वन टाइम आपको क्लब को पे करना होता है, और एक मंथली, क्योंकि क्लब के एक्सपेंसेस हैं उसे पे करने के लिए जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सब सब्सक्रिप्शंस जो है सब्सक्रिप्शंस पे करते हैं। और ये सब्सक्रिप्शंस जो है वो सारे का सारा इनकम होती है क्लब की, जिससे क्लब अपनी डे टू डे ऑपरेशंस को रन कर रहा होता है। तो हमें ये बताता है कि सब्सक्रिप्शंस जो है इन एडवांस 2600 ये आपके पास पड़े हुए थे, और 1500 इसका मकसद है कि कुछ मेंबर्स ऐसे थे जिन्होंने सब्सक्रिप्शंस जो है वो एडवांस में पे कर दिया। तो ये क्लब के लिए, एसएस क्लब के लिए एक लाइबिलिटी होगी आपकी। तो ओपनिंग लाइबिलिटी जो है $2600 थी, और एंडिंग लाइबिलिटी 2019 में $1500 की हुई। मैं अगर इसको चलें आप आगे पढ़ते हैं, फिर हम देखते हैं इसको। सब्सक्रिप्शंस इन एरियर्स का मकसद है ये एसेट है आपका। सब्सक्रिप्शंस इन एरियर कि वो मेंबर्स जो थे जो एरियर्स में जिनका पड़ा हुआ था, जिनका सब्सक्रिप्शंस जो है वो ड्यू हो गया था, लेकिन ड्यू होने के बावजूद मेंबर्स ने उसको पे नहीं करा। तो $3800 जो है ओपनिंग रिसीवेबल था जो आपको मेंबर से रिसीव करना था। उन्होंने फैसिलिटीज़ अवेल कर ली बैंक की, सॉरी क्लब की, लेकिन ये मेंबरशिप जो आपकी सब्सक्रिप्शंस था वो इन्होंने पे नहीं करा। तो ये इन एरियर्स का मकसद याद रखिएगा ये करंट एसेट्स है, और इन एडवांस का मकसद याद रखिएगा ये करंट लाइबिलिटी है। कैफ़े ट्रेड पेबल, कैफ़े ट्रेड पेबल का मकसद है कि ये ट्रेड पेबल था कि ये लाइबिलिटी आपको पे करनी थी, और कुछ माल आपने ख़रीदा होगा। 26,400 ओपनिंग है और 29,600 एंडिंग लाइबिलिटी है। कैफ़े वेजेस एक्रूड, कि कैफ़े की वेजेस जो है एक्रूड का मकसद है कि ये वेजेस है कि जो ड्यू तो हो गई, लेकिन अभी तक जो लोग कैफ़े में काम कर रहे थे उनका ये वेजेस जो है वो उन्होंने अर्न कर ली, लेकिन अभी तक उनकी पेमेंट नहीं हुई है। ये ओपनिंग लाइबिलिटी थी। एंडिंग के अंदर कोई लाइबिलिटी नहीं है, इसका मकसद है 2019 के अंदर आपने ये पेमेंट कर दी। कैश एट बैंक आपके पास $33,500 पड़ा हुआ था, और एंडिंग उसने आपको दिया नहीं। आगे कहता है द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019। 31 दिसंबर 2019 से ये इन्फॉर्मेशन रिलेट्स करती है। कैफ़े सेल्स जो है $240,000 की कैफ़े की सेल्स थी, वर ऑन अ कैश बेसिस, कि कैश बेसिस के ऊपर आपने ये माल बेचा। ऑल कैफ़े टेकिंग्स फॉर बैंक ऑन द सेम डे, जिस दिन ये माल बिका उसी दिन ये पैसा आपने बैंक के अंदर जमा करा दिया। 1/4 of the cafe sales were made to non-members at a gross profit of 50%, कि 1/4 जो है, 1/4 का मकसद है 1/4, यानी $240,000 मल्टीप्लाइड बाई 1/4। तो इसका 1/4 कितना आया मेरे भाई, देखते हैं। 240,000 को डिवाइड कर दिया 4 से, $60,000 आता है। इसके ऊपर 50% आपने लिया। 1/4 ऑफ द कैफे सेल्स वर मेड टू नॉन मेंबर्स एट ए ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 50%, यानी इसका 50% ग्रॉस प्रॉफिट आपने कमाया।
तो 60,000 का 50, क्योंकि प्रॉफिट आप डायरेक्ट जो ग्रॉस मार्जिन की परसेंटेज दी हुई है वो सेल्स के ऊपर लगती है। सेल्स आपको दी हुई थी कैफ़े की सेल्स है, तो उसका आप 60,000 का 50% अगर निकालें तो वो 30,000 बनता है। ये जो कैफ़े की जो सेल्स है उसका आपने पहले 1/4 निकाल दिया, 1/4 60,000 बना और इसका 50% निकाला 30,000, ये ग्रॉस प्रॉफिट है जो आपने अर्न किया। आगे कहता है कि द रिमेनिंग कैफे सेल्स वर मेड टू मेंबर्स एट ए ग्रॉस मार्जिन ऑफ 40%, के बाकी जो रिमेनिंग कैफे की जो सेल्स हुई थी वो मेंबर्स को ग्रॉस मार्जिन ऑफ 40% के ऊपर, आपके मेंबर्स को डेफिनेटली आप कुछ रियायत देते हैं, तो मेंबर से जो प्रॉफिट अर्न किया आपने वो 40% किया। तो इसका मकसद है हम ये कर सकते हैं $240,000 का आप निकाल लें। 1/4 का मकसद है कि अगर 1/4 ये हो रहा है, नॉन मेंबर्स का 1/4 है, तो 1/4 का मकसद है 4 में से 1 पार्ट यहाँ चला गया तो 3/4 के 240,000 का 3/4 जो है वो फिर मेंबर्स को आपने बेचा, तो 3/4 निकाल लें इसका। 1/4 समझ गए ना, आपके 1/4 नॉन मेंबर्स के लिए, तो 4 में से 1 को माइनस करें 3, यानी टोटल 4 इसके पार्ट्स थे। 4 में से 1 पार्ट जो है नॉन मेंबर्स को बेचा और बाकी 3 पार्ट्स जो थे वो किसको बेच रहे हैं हम, मेंबर्स को, और उस पर ग्रॉस प्रॉफिट का 40% रेट है। 240,000 का निकाल लें, मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाय 4 और मल्टीप्लाइड बाई इसका कर लें 40%, तो ये 72,000 आता है। तो 72,000 का प्रॉफिट ये आपने कमाया मेंबर से, और नॉन मेंबर से आपने 30,000 का प्रॉफिट अर्न करा, तो टोटल मिला के कितना हो गया 102,000। ये एक्चुअली प्रॉफिट है आपका। इसको हमने यही मैंने आपको करके बता दिया कि 102,000 का प्रॉफिट आपने कमाया। कैफ़े परचेजेज वर $141,000, कैफ़े की परचेजेज जो हैं $141,000 की हुई हैं। नो रिकॉर्ड हैड बीन केप्ट फॉर असर्टेनिंग कैफ़े इन्वेंट्री एट 31 दिसंबर 2019। 31 दिसंबर 2019 की इन्वेंट्री उसने वैसे ही गायब कर दी है। कहता है इसका कोई रिकॉर्ड भी इन्होंने अपने पास नहीं रखा जिससे मालूम कर सकें कि ये इन्वेंट्री है कितनी। उसके बाद कहता है कि देयर वर नो परचेजेज और डिस्पोजल ऑफ कैफ़े इक्विपमेंट। कैफ़े इक्विपमेंट में ना तो आपने परचेजेस करी है ना डिस्पोजल करा है। ये कैफ़े इक्विपमेंट आपको नज़र आ रही होगी। इसका मकसद है इनका जो डिफरेंस है एक्चुअली वो क्या है, वो डेप्रिसिएशन है। हैव यू गॉट माई पॉइंट कि अगर नेट वैल्यू $126,500 से कम होकर $101,200 रह गई, तो इसका मकसद है कि इनका जो डिफरेंस है वो क्या हो गया, वो फिर आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होगा, क्योंकि कोई डिस्पोजल भी नहीं हुई है और ना परचेजिंग की है आपने। आगे कहता है कैफ़े वेजेस रिकॉग्नाइज इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट वर $46,000 के कैफ़े की जो इक्विपमेंट्स थी, सॉरी कैफ़े की जो आपकी जो वेजेस थी वो जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आपने रिकॉग्नाइज करी वो 46,000 करी। यानी इस साल की 2019 का जो वेजेस का एक्सपेंडिचर है वो 46,000 है। और आपको याद होगा ऊपर कि 5,000 एक्रूड था जो ओपनिंग बैलेंस आ रहा था और एंड में नहीं है। इसका मकसद है $5,000 की आपने ये भी पेमेंट करी होगी। ये तो इस साल का एक्सपेंस है और प्रीवियस ईयर की ये आपने पेमेंट करी, तो इसका मकसद है टोटल जो पेमेंट आपने करी है वो $51,000 की पेमेंट करी वेजेस की। तो ये तो वेजेस की पेमेंट आपने $51,000 की कर दी। मांगता क्या है, कहता है कि प्रिपेयर द कैफे ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019 शोइंग क्लियरली द क्लोजिंग कैफे इन्वेंट्री। कहता है कैफे ट्रेडिंग अकाउंट आपको बनाना है। ट्रेडिंग अकाउंट का मकसद आप समझ रहे हैं कि सेल्स आपकी आ जाएगी, उसमें से फिर जो आपके रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं वो आ जाएंगे। तो हम देखते हैं कैफ़े की जो हम सेल्स बना रहे हैं और ये मांग रहा है ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए आपके पास सेल्स की फिगर तो दी हुई है, तो आप क्या करें, इसके अंदर कैफ़े सेल्स देखें आपको दी हुई है। कैफ़े ट्रेडिंग अकाउंट फॉर ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019, कैफ़े की सेल्स आपको दी हुई है, ये देख रहे होंगे $240,000। ये आपके पास आ गया। आने के बाद में अब आप क्या करें, इसमें ओपनिंग इन्वेंट्री देखें। ओपनिंग इन्वेंट्री आपको दी हुई थी, कैफ़े की इन्वेंट्री ये देख रहे हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई है, इसको लिख लें उठा के खामोशी के साथ। यहाँ पे ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई है, इसको लिख लें। परचेजेस भी उसने आपको दी है, ये देखें ये परचेजेस दी है उसने कैफ़े की। जो कैफ़े परचेजेस वर $141,000। ये जो क्लब है बेसिकली उसमें कैफ़े है जिसमें आप
खाना वाना खाना खिलाते हैं और इस किस्म के फूड आइटम्स वहाँ पर होते हैं, तो उसकी इन्वेंट्री और जो ख़रीदते हैं आप, ग्रॉसरी ख़रीदेंगे, फूड आइटम्स बनेंगे, ये सब चीज़ें जो है इसके अंदर हो रही हैं। तो आप यहाँ आके ये आपने परचेजेस आपने लिख लिया, क्लोजिंग इन्वेंट्री आपको नहीं पता, लेकिन कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है ये भी आपको नहीं पता। अलबत्ता ग्रॉस प्रॉफिट आपने निकाला था, याद है? अभी हम पीछे जब मैं कैलकुलेट कराया मैंने आपको, तो मैंने ये $102,000 जो है, क्योंकि सबसे पहले हमने जो 240,000 की जो सेल्स दी हुई थी कैफ़े की, उसका उसने नॉन मेंबर्स को जो है 1/4 जो है नॉन मेंबर्स को बेचा था, जिसका 50% प्रॉफिट था, और मेंबर्स को उसने 3/4 बेचा, जिसके ऊपर 40% प्रॉफिट अर्न किया। तो हमने प्रॉफिट को कैलकुलेट करके 102,000 प्रॉफिट हमने निकाल लिया। जब ये प्रॉफिट आपके पास दिया हुआ है, अब रिवर्स चलेंगे, ये प्रॉफिट आपके पास दिया हुआ है, तो इसका मकसद है जो भी कैफ़े की सेल्स है उसमें से कॉस्ट ऑफ सेल्स को माइनस करेंगे तो ये ग्रॉस प्रॉफिट आएगा ना। आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, तो 240,000 में से आप $102,000 को माइनस कर दें, तो ये 138,000 जो मिसिंग फिगर है कॉस्ट ऑफ सेल्स की, ये आपके पास आ जाएगी। ये कॉस्ट ऑफ सेल्स आपके पास कैसे आया है? ये इन दोनों को प्लस करके इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा। इसका मकसद है 13,000 प्लस 141,000, ये 154,000 होता है। इन दोनों को अगर मैं प्लस करूं तो 154,000 बनता है। इस 154,000 में से अब 16,000 को माइनस किया होगा, क्योंकि गुड्स अवेलेबल फॉर सेल्स $154,000, इसमें से ये $16,000 माइनस किए होंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आया होगा। तो अगर कॉस्ट ऑफ सेल्स में से मैं गुड्स अवेलेबल फॉर सेल्स को माइनस कर दूं, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स मेरे पास है, गुड्स अवेलेबल फॉर सेल्स $154,000 है, तो $154,000 में से $138,000 माइनस करूं तो कितना आ जाएगा मेरे भाई? 16,000। इसका मकसद है ये 16,000 एक्चुअली क्लोजिंग इन्वेंट्री आपकी थी, और इसीलिए आपने 154,000 में से अगर 16,000 जो मिसिंग फिगर थी हमारे पास, वो हमने कैलकुलेट कर ली रिवर्स वर्किंग करके, तो वो फिर 38,000 कॉस्ट ऑफ सेल्स आपके पास आ जाएगा। यह वही है वर्किंग जो मैं आपको भी करा के आ रहा हूँ यहाँ पे, कि 240,000 का 1/4 का 50% निकालें, इसमें प्लस कर दें $240,000 का 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 40% जो प्रॉफिट है। प्रॉफिट को ऐड कीजिएगा, मैं आपको जो करा के आ रहा हूँ, तो प्रॉफिट को दोनों को कैलकुलेट किया तो 102,000 आपके पास ये फिगर आई। ये भी बिल्कुल सिंपल था। कैफ़े का ट्रेडिंग तो आप अकाउंट अगर बनाते हैं तो एक्चुअली कैफ़े की आप ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे होते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट क्या है। अगर पर्टिकुलर कोई एक्सपेंसेस दिया होता तो फिर आप जब कैलकुलेट करेंगे तो वो एक्सपेंसेस भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं और नेट प्रॉफिट निकाल लें। लेकिन उसने आपसे ट्रेडिंग अकाउंट मंगाए थे, तो ट्रेडिंग का मकसद है कि आप उसको कहाँ तक शो करें, ग्रॉस प्रॉफिट तक आप शो करते हैं लाके, अगर वो ट्रेडिंग अकाउंट मांगता है आपसे। तो ये कैफ़े का ट्रेडिंग अकाउंट आपने बना दिया। ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बाद में अब आगे आए, वो आपसे क्या पूछता है? ट्रेडिंग अकाउंट समझ रहे हैं कि जो ट्रेडिंग अकाउंट का मकसद सिंपल ये होगा कैफ़े का कि जो माल ख़रीदा उसमें से जो माल बेचा है, ग्रॉस प्रॉफिट तक जब आप कैलकुलेट करते हैं तो वो ट्रेडिंग अकाउंट होता है जो हमने कैलकुलेट किया। इसीलिए देखें हमने इसके अंदर वेजेस वगैरह जो है उसको प्रॉफिट माइनस करके नेट प्रॉफिट नहीं निकाला है कैफ़े का भी हमने। तो ये आपके पास यहाँ आ गया। अब आगे आ जाएं, आगे ये क्या कहता है? आगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, कहता है कि द क्लब हैड प्रीपेयर्ड एन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019। कि क्लब ने जो है एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है उसने बनाया। नॉर्मली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं उसके अंदर हम इनकम स्टेटमेंट नहीं बनाते, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं इसके अंदर नॉर्मली इनकम स्टेटमेंट की ही तरह का बनता है, लेकिन क्योंकि हम कोई माल वाल तो बेच नहीं रहे होते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, जो सब्सक्रिप्शंस हैं बेसिकली जो मेंबर्स हैं हम ले रहे हैं, मंथली जो मेंबर पे करते हैं क्लब को, वो क्लब की इनकम होती है। तो सब्सक्रिप्शंस जो है वो हमारी इनकम बन जाती है। उसमें से अगर ट्रेडिंग, जैसे कैफ़े क्लब चला रहा है तो कैफ़े की जो इनकम है, ट्रेडिंग इनकम जो क्रॉस प्रॉफिट है, वो भी उसके अंदर ऐड कर देते हैं। और फिर एक्सपेंसेस को माइनस करने के बाद में हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, अगर इनकम ज़्यादा होती है तो सरप्लस आ जाता है, और अगर इनकम कम होगी, एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे तो डेफिसिट आता है। इसको फिर एक्यूमुलेटेड फंड के अंदर लेकर जाते हैं। तो ये नॉर्मली इसकी जो अकाउंटिंग होती है वो इस तरीके से होती है। यहाँ देखते हैं कि सवाल बार बार एस लेवल अकाउंटिंग के अंदर भी आते हैं। तो
वहाँ भी मैंने कराए हुए हैं, आपने भी करे होंगे। तो यहाँ देखें जिस जिस तरीके से आते जाएं 5-6 साल में जो आ रहे होंगे तो डेफिनेटली पूरा सिलेबस आपका इन्हीं पास पेपर्स में कवर हो जाएगा। जैसे जैसे आएंगे हम करते भी रहेंगे इसको। अभी देखते हैं कि ये हमसे क्या कहता है। द फॉलोइंग आइटम्स वर शोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सब्सक्रिप्शंस जो है वो आपकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ये शो हो रही है। $322,000 की इनकम आपने कमाई। सब्सक्रिप्शन से एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो हैं वो इतने पे हो गए हैं आपके। और डेप्रिसिएशन फर्नीचर एंड फिक्सचर का $16,640 ये आ गई है। 3 चीज़ें इसने आपको दी। कहता है प्रिपेयर द रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाया आप। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का मकसद है अब जो रिवर्स में हमें वर्किंग करनी पड़ेगी ट्रेडिंग। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इसने दे दिया। कहता है कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया। रिसीट एंड पेमेंट के अंदर देखें ओपनिंग कैश तो उसने। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है? लाइक बैंक का लेजर कह लें आप एक तरीके से, कि जो बैंक एंड कैश का कि जितनी भी रिसीट्स इन टर्म ऑफ मनी आपकी हो रही है उसको शो करते हैं, और जो पेमेंट्स कर रहे हैं उसको शो करके कैश का कैश एट बैंक जो है उसका बैलेंस आप अपने पास निकाल लेंगे। तो कैश एट बैंक का ओपनिंग बैलेंस उसने $33,500 आपको दिया है। आप सबसे पहले इसको लिख लें उठा के $33,500। देखें रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट्स, सबसे पहले बैलेंस बीडी, ये इसकी डेबिट साइड है, ये इसकी क्रेडिट साइड है। तो अब उसके बाद देखें सब्सक्रिप्शन से आपको पैसा कैसे रिसीव हुआ, कितना पैसा रिसीव हुआ, ये आप देख रहे होंगे सब्सक्रिप्शन जो लिखा हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि दूसरा आपके इनकम सोर्स कहाँ से आएगी, पैसा कहाँ से आएगा, मेंबर्स जो पे करेंगे एक्चुअली वहाँ से पैसा आपके पास आएगा। एक देखें ये कैफ़े की सेल्स भी हुई है $240,000 की वर्क ऑन अ कैश बेसिस। तो एक कैश आपके पास ये आया, देख रहे होंगे आप कैफ़े सेल्स, ये तो आसान था। कैफ़े सेल्स आपने $240,000 यहाँ लिखा हुआ है। अलबत्ता सब्सक्रिप्शंस की जो फिगर है वो थोड़ी सी आपको कैलकुलेट करनी होगी, वो भी कोई मुश्किल नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। अभी बहुत आराम से कैलकुलेट करेंगे आप। इसमें आप एक काम करें, सब्सक्रिप्शंस का लेजर बना लें आप। सब्सक्रिप्शंस अकाउंट का लेजर बना लें। लेजर के अंदर सबसे पहले देखें कि वो आपको क्या दे रहा है। आपको मैंने बताया था सब्सक्रिप्शंस इन एडवांस का मकसद है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का जो ओपनिंग बैलेंस है वो हमेशा, क्योंकि लाइबिलिटी है उसका क्रेडिट बैलेंस होगा, तो ये 2600 आप देख रहे होंगे, ये बैलेंस बीडी यहाँ पर आ जाएगा। ये लाइबिलिटी है, तो हम सबसे पहले लाइबिलिटी को लिख लेते हैं 2600। ये 2600 आप खामोशी से यहाँ ला कर रखते हैं। फिर देखिए इसका एंडिंग बैलेंस कितना है, तो एंडिंग बैलेंस भी आपको दे रहा है 1500। लाइबिलिटी का जो एंडिंग बैलेंस है वो हमेशा डेबिट साइड पर आता है, याद रखिएगा। ओपनिंग बैलेंस तो लाइबिलिटी का क्रेडिट साइड पर आएगा, लेकिन जो एंडिंग बैलेंस है लाइबिलिटी का वो डेबिट साइड पर आएगा, क्योंकि क्रेडिट साइड ज़्यादा है इसीलिए आप बैलेंस कर रहे होते हैं। तो बैलेंस CD 1500 लाइबिलिटी का, वो फिर आप क्रेडिट डेबिट साइड पर लिखें, बैलेंस CD 1500। ये आपने लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस एंडिंग बैलेंस लिख दिया। अब आए एसेट्स की तरफ। सब्सक्रिप्शंस इन एरियर्स भी आपके पास पड़े हुए हैं। मैंने बताया था सब्सक्रिप्शंस इन एरियर्स जो हैं वो एक्चुअली एसेट है आपका। एसेट का ओपनिंग बैलेंस जो होगा उसका डेबिट बैलेंस होता है, क्योंकि नॉर्मली एसेट जो है वो डेबिट होता है। तो 3800 ओपनिंग बैलेंस था, इसको आप डेबिट साइड पर खामोशी से लिख दें बैलेंस BD बना के। बैलेंस BD कितना है? बैलेंस BD 3800, 4200, 3800 ये आ गया। और एसेट का जो क्लोजिंग बैलेंस है बैलेंस CD, वो फिर आप क्रेडिट साइड पे लिखें 4200। ये एसेट का एंडिंग बैलेंस है। एसेट डेबिट होता है इसलिए उसके एंडिंग बैलेंस जो होगा वो हमेशा क्रेडिट साइड पर बैलेंस CD होता है। तो ये सिंपल लॉजिक के तहत हमने ये 4 फिगर्स दी हुई थी, ये आपने निकाल ली। इसके अलावा उसने एक फिगर और भी आपको दी है। कहता है सब्सक्रिप्शंस जो है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जब गए तो $322,000 गए। अब इसका मकसद क्या हुआ कि आप एंट्री क्या पास करेंगे, इनकी एंट्री पास करेंगे, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट आप क्रेडिट करेंगे। तो जब भी याद रखें कि सब्सक्रिप्शंस आप इनकम स्टेटमेंट के अंदर लेकर जा रहे होंगे तो उसकी एंट्री ये पास होती है कि इनकम स्टेटमेंट को क्रेडिट करते हैं, क्योंकि इनकम आपकी बढ़ रही होती है, और सब्सक्रिप्शंस अकाउंट को डेबिट करते हैं।
ये क्लोजिंग करते हैं सब्सक्रिप्शंस अकाउंट की। क्या करते हैं, क्योंकि ये इनकम है, दोबारा मेरे साथ रिपीट भी करें और याद रख लें कि जब सब्सक्रिप्शंस का आप लेजर बना रहे होंगे तो जब एंट्री पास करेंगे सब्सक्रिप्शंस को इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या एंट्री पास करेंगे, क्योंकि इनकम बढ़ रही है इसलिए इनकम स्टेटमेंट को क्रेडिट करेंगे और सब्सक्रिप्शंस अकाउंट को डेबिट कर देंगे। तो ये सब्सक्रिप्शंस जो है 322,000 से है, तो यहाँ आप इनकम, बल्कि यहाँ क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आप लिख लें, क्योंकि ये इनकम स्टेटमेंट नहीं है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है। नॉर्मली जब इनकम को इनकम स्टेटमेंट के अंदर ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं तो एंट्री क्या पास करते हैं कि जिसको ट्रांसफ़र कर रहे होंगे उसको फिर आप, जैसे कमीशन इनकम हो गई तो कमीशन इनकम को डेबिट करेंगे और इनकम स्टेटमेंट को क्रेडिट करेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बन रहा है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को आप क्रेडिट करेंगे और सब्सक्रिप्शंस को डेबिट करेंगे। तो सब्सक्रिप्शंस को 322,000 से आपने डेबिट किया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ट्रांसफ़र कर दिया आपने। ये आपने जब सारी एंट्रीज पास कर ली तो आप सुकून के साथ आप इनका बैलेंस कर लें तो आपकी डेबिट साइड डेफिनेटली ज़्यादा है। 3,800, 322,000, 1,500, what you get 327,300 ये आ गया। इसमें से आप ये दो फिगर्स माइनस कर दें 2,600 और माइनस 4,200, तो 320,500, तो 320,500 जो है वो आपके पास बैलेंस आया। ये बैलेंस जो है बेसिकली बैंक है। देखिए आप क्या करते हैं, जब बैंक से जब सब मेंबर्स आपको पैसा देंगे तो आप क्या एंट्री पास करेंगे, बैंक को डेबिट करेंगे और सब्सक्रिप्शंस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो देखें जो डिफरेंस अमाउंट, जो भी डिफरेंस आया इसका, वो फिर इसका मकसद है सब्सक्रिप्शंस अकाउंट को आपने क्रेडिट किया क्योंकि मेंबर ने पैसा दिया, तो बैंक डेबिट और सब्सक्रिप्शंस अकाउंट क्रेडिट, ताकि ये लेजर बराबर हो जाए। तो दिस इज़ वेरी सिंपल। सिर्फ लेजर का आपके पास अगर कंसेप्ट है तो आप बड़े इत्मीनान से बना सकते हैं। तो अब आपके पास क्या हुआ, 320,500 जो है ये देख रहे हैं यहाँ पे आया है, ये सब्सक्रिप्शंस जो है बेसिकली बैंक आया, बैंक पैसा आपके पास आया, किसकी वजह से आया, सब्सक्रिप्शंस की वजह से आया। तो ये ओपनिंग बैलेंस पड़ा हुआ था, ये सब्सक्रिप्शंस के ज़रिए जो पैसा आया वो आपने निकाल लिया, और कैफ़े की जो सेल्स थी ये तो आपको 240,000 सवाल में दी हुई थी, इन तीनों को आपने जमा कर लिया। आप देखें पेमेंट आप क्या क्या कर रहे हैं, तो पेमेंट आप क्या करेंगे, ट्रेड पेएबल। अब ट्रेड पेएबल लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी को पेमेंट किस तरीके से निकालेंगे, ये देख रहे हैं कैफे ट्रेड पेएबल। अब ये ट्रेड पेएबल किस तरीके से निकालेंगे, ये भी बड़ा आसान है। आप ट्रेड पेएबल का सिंपल लेजर बना लें। ट्रेड पेबल देखें लाइबिलिटी होती है, ओपनिंग लाइबिलिटी, जैसे मैं भी समझा के आ रहा हूँ, ये कैफ़े का ट्रेड पेबल 26,400, तो बैलेंस BD 26,400 यहाँ लिख दें। उसके बाद एंडिंग बैलेंस यहाँ लिख दें, बैलेंस CD, लाइबिलिटी का एंडिंग बैलेंस 29,600, ये आपने लिख दिया, ओपनिंग एंडिंग बैलेंस लिख दिए। उसके बाद आपने परचेजेस करिए, देख रहे हैं कैफ़े परचेजेस पर $141,000 की, कैफ़े की जो परचेजेस है $141,000 की है। तो आप क्या एंट्री पास करेंगे, आप एंट्री पास करेंगे कि परचेजेस को डेबिट करेंगे और ट्रेड पेएबल को क्रेडिट करेंगे। तो परचेजेस की वजह से ट्रेड पेएबल को आपने क्रेडिट कर दिया 141,000 से, तो ये परचेजेस की वजह से था। अब इसका टोटल करें उठा के, तो ये आ गया 26,400 प्लस 141,000, तो मेरे भाई 167,400 क्रेडिट साइड आ गई। और डेबिट और क्रेडिट इक्वल होना चाहिए, लेकिन ये इक्वल नहीं है आपके पास, तो माइनस कर दें इसमें से 29,600, तो बैलेंसिंग फिगर आ गई 137,800। ये बैलेंसिंग फिगर क्या है, ये एक्चुअली आपने ट्रेड पेएबल की पेमेंट करी है। जब पेमेंट करते हैं तो क्या एंट्री पास करते हैं, ट्रेड पेएबल को डेबिट करते हैं और बैंक को क्रेडिट करते हैं। तो बैंक की वजह से देख रहे हैं ट्रेड पेएबल का अकाउंट डेबिट हो गया 137,800, ये एक्चुअली आपने पेमेंट करी है, तो 137,800 जो है ये आपके पास
कैफ़े ट्रेड पेबल, ये लाइबिलिटी की आपने पेमेंट कर दी, और ये वाली पेमेंट आ गई। कैफ़े वेजेस में आपको बताकर आ रहा था कि 46,000, ये मैंने आपको बताया था कैफ़े की वेजेस यहाँ निकाल के कि 46,000 तो इनकम स्टेटमेंट में चला गया, और 5,000 जो एक्रूड था प्रीवियस ईयर का, वो क्योंकि एंड में है ही नहीं तो उसकी भी पेमेंट करी, तो 51,000 की ये पेमेंट भी आपके पास नज़र आ रही होगी आपको, ये ख़त्म हो गई। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस की पेमेंट इसने खुद आपको सवाल में दे दी है। देख रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 251,100, इसकी कोई एडजस्टमेंट, ऊपर हमने देखा कि कोई एडजस्टमेंट इसकी नहीं है, तो ये $251,100 आपने यहाँ पर लिख दिए। अब आए उसके बाद उसने आपको सवाल में बताया था देयर वर नो परचेजेज और डिस्पोजल ऑफ कैफ़े इक्विपमेंट। कहते हैं कैफ़े इक्विपमेंट जो है उसके लिए तो कोई डिस्पोजल आपने नहीं करी, ना परचेजेज करी, लेकिन एक अकाउंट और भी मौजूद था और वो था फर्नीचर एंड फिक्सचर का। तो इसका मकसद है ये मेंशन नहीं कर रहा है सवाल के अंदर कि फर्नीचर एंड फिक्सचर का क्या हुआ, तो हम ये एज्यूम करेंगे कि फिर जो डिफरेंस है इसका वो बेसिकली या तो परचेजेज हुई है या आपने डिस्पोजल करी। हम देखते हैं किस तरीके से। देखें 48,200 ये ओपनिंग बैलेंस था, 48,200 ये ओपनिंग बैलेंस है। इसमें क्या करा आपने, ये देख रहे हैं ओपनिंग बैलेंस, इसके अंदर जो डेप्रिसिएशन है सवाल में उसने आपको दिया है, यहाँ देख रहे होंगे डेप्रिसिएशन फर्नीचर एंड फिक्सचर का डेप्रिसिएशन उसने आपको दिया है $16,640। इसका मकसद है कि ओपनिंग में से आप डेप्रिसिएशन को माइनस कर दें, 16,000 किधर है यार, 16,640 16,640 तो 16,640 का डेप्रिसिएशन है। अगर 48,200 में से मैं 16,640 को माइनस करूं तो एक्चुअली मेरे पास 31,560 ये बैलेंस आना चाहिए था मेरे पास फर्नीचर एंड फिक्सचर का, क्योंकि ये ओपनिंग था। ओपनिंग में से मैंने डेप्रिसिएशन माइनस करूंगा, जो भी निकाला है मैंने, तो इतनी फिगर आनी चाहिए थी, लेकिन इतनी फिगर है ही नहीं। जो 2019 की फिगर है वो 66,560 है, 66,560। तो ये 66,560 ज़्यादा है, 66,560 माइनस 31,560, तो 35,000 से इंक्रीज़ हुआ है हमारा। ये जो 35,000 से इंक्रीज़ आप देख रहे हैं दोनों के दरमियान, ये एक्चुअली फिर परचेजिंग है जो आपने फर्नीचर एंड फिक्सचर को ख़रीदा है। जब ख़रीदेंगे आप तो पेमेंट करनी पड़ेगी। तो $35,000 जो फर्नीचर एंड फिक्सचर में आपको नज़र आ रहे हैं वो एक्चुअली आपने फर्नीचर एंड फिक्सचर की पेमेंट करी है, आपने ख़रीदा है ये। उसके बाद आपने सारी जितनी भी एडजस्टमेंट थी इसकी रिवर्स वर्किंग करके आपने पेमेंट निकाल ली। उसके बाद डेबिट साइड है $594,000 से, इसमें से इन सब को माइनस किया तो बैलेंस जो आ रहा है $119,100 का बैलेंस आया। ये रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट का एक्चुअली बैलेंस CD है, ताकि दोनों साइड्स आपकी इक्वल हो जाएं। तो दिस इज़ ऑल कि आपने देखा कि रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट्स बनाना आसान है, सिर्फ आपको रिवर्स वर्किंग कुछ चीज़ों की अगर आती है उसकी बार बार प्रैक्टिस करें तो आप भी बहुत इत्मीनान से इसको निकाल लेंगे, लॉजिकली आपकी समझ में आ जाएगा। तो ये वाला पार्ट भी आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद आते हैं, कहता है स्टेट टू डिफरेंस बिटवीन एन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड ए रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। देखिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक्रूवल बेसिस के ऊपर बनती है, इसमें नॉन कैश आइटम्स को भी आप रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। इसके अंदर सिर्फ रेवेन्यू नेचर के आइटम्स आप लेकर आते हैं, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, कैपिटल नेचर की कोई चीज़ इसके अंदर नहीं आएगी। तो टू डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तो पहला तो एक्रूवल बेसिस पे बनती है, जबकि रिसीट्स एंड पेमेंट जो है ये एक्रूवल बेसिस पे नहीं बनता, ये कैश बेसिस पे बनता है। हर वो चीज़ यहाँ रिकॉर्ड होगी जिसकी पेमेंट हो रही होगी या पैसा आ रहा होगा। तो ये कैश बेसिस पे बनता है, वो एक्रूवल बेसिस पे बनता है। नॉन कैश आइटम्स जो हैं वो कैपिटल नेचर की जितनी चीज़ें हैं वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं जाती हैं। वेरेज आप फर्नीचर एंड फिक्सचर खरीद रहे हैं, नॉन करंट एसेट्स बेचेंगे, खरीदेंगे, सब रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर आप रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। तो ये बुनियादी दो हो गए, बाकी और भी डिफरेंस देख लें, इसके अंदर बहुत सारे होते हैं। थियोरेटिकल रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर जो है इसके अंदर जाते हैं, इसमें कैश रिसीट्स एंड पेमेंट्स जा रही होती है कि रिसीट्स एंड पेमेंट्स आएगी, ये एक्रूवल बेसिस पे बन रहा होता है, ये कैश बेसिस पे बन रहा होता है। कैश इंक्लूड्स नॉन कैश आइटम,
कैन इंक्लूड नॉन कैश आइटम सच एज डेप्रिसिएशन। अगर आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाएंगे, क्योंकि एक्रूवल बेसिस पे बन रहा है, तो नॉन कैश आइटम्स बेड डेट्स का एक्सपेंस हो गया आपका, इरिकवरेबल डेट्स, बेड डेट्स एक्सपेंस हो गया, प्रोविजन फॉर बेड डेट्स जिसे कहते हैं, या डेप्रिसिएशन हो गया, ये आप रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। वेयर एज रिसीट्स एंड पेमेंट में, क्योंकि ये है ही बैंक अकाउंट, कैश एट बैंक, तो फिर ये सारा जितने कैश आइटम्स इसके अंदर आपके आएंगे। इंक्लूड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मैं बता के आ रहा हूँ कि इसमें सिर्फ रेवेन्यू नेचर की रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स इसके अंदर आते हैं, जबकि आपका जो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट है, इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर, आप नॉन करंट एसेट्स के खरीदो फरोख्त को भी रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। तो ये इन दोनों का डिफरेंस है, आपने देखा। आगे आए, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कहता है द ट्रेजरार इज द ट्रेजरार, माने जो इसके अपना जो पूरा बैंक के जो कैश फाइनेंस से रिलेटेड मामला देख रहा होता है उसे ट्रेजरार कहते हैं। इज अवेयर दैट इन अर्ली 2020 द क्लब विल रिसीव 2 सम्स ऑफ डोनेशंस फ्रॉम 2 वेल्दी मेंबर्स, के 2 वेल्दी मेंबर्स हैं इसके, जिससे उसको डोनेशंस उसे पता है मिलेगा। One donor intends his donation to be used for maintaining the general running of the club in future years, कि जनरली जो क्लब चल रहा है उसको चलाने के लिए उसने डोनेशंस दिया है कि आप इसको बेहतर तौर पे क्लब को चला सकें। और ये नॉर्मली क्लब को जब चलाते हैं फ्यूचर के अंदर, तो ये रेवेन्यू नेचर की चीज़ें होती हैं सारी, क्योंकि फ्यूचर आप जितनी भी डे टू डे जितनी भी रनिंग कर रहे होते हैं, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर आप सब्सक्रिप्शन रिसीव करते हैं इसी क्लब को चलाने के लिए, तो इससे रिलेटेड एक्सपेंसेस और इनकम आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। तो ये वाला जो डोनेशंस आपके पास आ रहा है, ये रेवेन्यू नेचर का है, और रेवेन्यू नेचर का मकसद है इसको डेफर्ड, लेकिन क्योंकि आपने अभी अर्न नहीं किया, एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग आपसे कहती है कि जब तक आप अर्न नहीं करें उस वक्त तक इनकम रिकॉर्ड नहीं करें, तो आप क्या करेंगे, इसको डेफर्ड इनकम लाइबिलिटी के तौर पे शो करेंगे इसको अपनी, और लाइबिलिटी से जैसे जैसे ये यूज़ होता रहेगा वैसे वैसे इसको इनकम के अंदर ट्रांसफ़र करते रहेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लेकर जाते रहेंगे। आप इसे कैपिटलाइज करेंगे और बैलेंस शीट के अंदर इसे लाइबिलिटी साइड के ऊपर इसको शो करेंगे। और उसकी लॉजिक अगेन वही आ गई कि मैचिंग प्रिंसिपल है कि एक साल तो है ना, फ्यूचर ईयर्स देखें लिखा हुआ है उसने, फ्यूचर ईयर्स, ये डोनेशंस कई सालों तक इस्तेमाल होगा, तो जितने भी सालों में इस्तेमाल होना है उन सालों के अंदर उसको इनकम बना के हम शो करेंगे, और ये डेफर्ड इनकम के अंदर इसको रिकॉर्ड किया जाएगा, क्योंकि रेवेन्यू नेचर इसकी है, डे टू डे ऑपरेशंस के लिए मेंबर ने डोनेट किया है, इस साल के इनकम स्टेटमेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इसको लेकर नहीं जाएंगे, ये इसकी ट्रीटमेंट है, याद रखिएगा। द अदर डोनर इंटेंड्स हिज डोनेशन टू बी यूज फॉर बिल्डिंग ए स्विमिंग पूल इन अ फ्यू ईयर्स टाइम, कि कुछ साल में उसने डोनेशन वो दे रहा है कि भाई आप स्विमिंग पूल बना दें। स्विमिंग पूल की जो नेचर है वो कैपिटल नेचर है, ये अपना फिक्स एसेट्स के अंदर आएगा, बाकायदा कैपिटलाइज आप इसको करेंगे। तो जब कैपिटल नेचर की चीज़ों के लिए डोनेशन मिले तो उसे कैपिटल रिजर्व के अंदर डाल दें, क्योंकि स्पेसिफिक पर्पस में आया, बैंक को डेबिट करें, कैपिटल रिजर्व को क्रेडिट कर दें, और जब ये स्विमिंग पूल बनना शुरू हुआ तो कैपिटल रिजर्व से इसको उठा के इसकी पेमेंट्स वगैरह उसी रिजर्व से होती रहेंगी। तो ये इसकी ट्रीटमेंट है नॉर्मली। एक्सप्लेन द अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर द डोनेशन, डोनेशन की ट्रीटमेंट बताइए। मेंटेनिंग द जनरल रनिंग ऑफ द क्लब इन फ्यूचर ईयर्स और बिल्डिंग ए स्विमिंग पूल, मैंने आपको बताई इन दोनों की ट्रीटमेंट, और हम यहाँ भी देख लेते हैं आके। नंबर 2D1 में कहता है कवरिंग मोर देन 1 ईयर, वही 1 साल से ज़्यादा अरसे के लिए एक्रूवल कंसेप्ट में बता के आ रहा हूँ, आप अप्लाई करेंगे। रेवेन्यू मैचेस जर्नल रनिंग एक्सपेंसेस का रेवेन्यू को मैचिंग प्रिंसिपल भी यहाँ आ रहा होगा। कैपिटलाइज डोनेशन, इस डोनेशन को कैपिटलाइज कर दें डेफर्ड लाइबिलिटी के अंदर, ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ओवर ए नंबर ऑफ ईयर्स, जिन सालों में इसका बेनिफिट्स मिलेगा उन सालों में इसको इनकम बनाएं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ले जाके। वेयर एज वो जो दूसरा वाला था कैपिटल रिसीट्स क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व, क्योंकि क्रेडिट कैपिटल नेचर की चीज़ है, स्विमिंग पूल बन रहा है तो उसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दें। कैनॉट बी रिकॉर्डिंग इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्योंकि इसकी कैपिटल नेचर है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर ये नहीं जाएगा। शुड बी यूज फॉर द पर्पज स्पेसिफाइड बाय द डोनर, डोनर ने जिस काम के लिए दिया है उसी काम के लिए आप इस्तेमाल करेंगे इसको। रिजर्व डेबिटेड व्हेन पूल एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन द फ्यूचर, जो मैं बता के आया हूँ कि जैसे जैसे ये पूल बनेगा तो इस रिजर्व को फिर हम डेबिट करते रहेंगे। तो ये इसकी ट्रीटमेंट थी। उसके बाद आगे आ जाएं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कहता है इन व्यू ऑफ द लार्ज कैश बैलेंस इन द क्लब, के क्लब में कैश बैलेंस इनके पास ज़्यादा हो गया है,
The committee is thinking of making a distribution to the existing members, just like paying a dividend to shareholders in a limited company. कि कैश इनके पास ज़्यादा है तो मज़े आ रहे हैं इनको, ये कहते हैं भाई जो मेंबर्स हैं उनमें डिविडेंड की तरह हम बांट दें इसको. एडवाइज द कमेटी वेदर और नॉट द प्रपोज डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी मेड. जस्टिफाई योर आंसर कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए. तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए. नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कंपनी की तरह ट्रेड नहीं होती. नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मिशन होता है, ऑब्जेक्टिव होता है जिसके तहत वो होती है. तो अगर उसके पास सरप्लस फंड पड़ा हुआ है तो वो उस मिशन को अचीव करने के अंदर उसको लगाए और फर्दर फैसिलिटेट करे मेंबर्स को, कोई फैसिलिटीज़ और बनाए. अब यहाँ इनके पास स्विमिंग पूल भी नहीं था. डोनर जो है वो इनको फ़ंड दे रहा है आके, जैसे ये इस्तेमाल करेंगे स्विमिंग पूल बनाने में, तो इनको खुद ही ख्याल आना चाहिए था इस बात का कि भाई स्विमिंग पूल बना लें. इतना कैश पड़ा हुआ है तो फिर क्यों नहीं ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं इस किस्म के. नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो नॉर्मली उसका पर्पज़ ये होता है कि जो ऑब्जेक्टिव है, अगर फ़ंड आपके पास है तो उस ऑब्जेक्टिव को बेहतर से बेहतर तौर पर पूरा करने में आप उनको अपने फ़ंड को यूज़ करते हैं. और जो कंपनी है उसकी तरह आप डिविडेंड की तरह इसको पे नहीं कर सकते. तो ये इनके जहन में बड़ी अजीबोगरीब ख्यालात आए हैं. तो इससे इनको ये इनका जो बायलॉज हैं जो ये बनाया होगा, जिस लॉ के तहत ये बना होगा, वो भी इनको परमिट नहीं करेगा. पर्पज़ ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्लब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज़ फॉर सोशल, एथलेटिक और चैरिटेबल एटसेट्रा, नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग. इस क्लब का पर्पज़ क्या है? सोशल है, एथलेटिक है क्योंकि स्पोर्ट्स क्लब है, चैरिटेबल है, नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग. फंड्स फॉर द क्लब मस्ट बी हेल्ड इन ट्रस्ट फॉर द क्लब एंड कैन ओनली बी यूज एंड कैरिंग आउट इट्स ऑब्जेक्टिव मिशन. कि उसके लिए पूरा करें जो आपका ऑब्जेक्टिव था, और ये इसको जो है पेमेंट नहीं कर सकते. कमेटी इज़ नॉट करेक्ट इन डिस्ट्रीब्यूटिंग क्लब सरप्लस टू द मेंबर्स. के बाय लॉज भी ये इसको पे नहीं कर सकते. तो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड टूडे. के क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो गया एंड होप आपकी समझ में आया होगा. इट्स अगेन आई वांट टू से एग्जामिनर का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है. सब्सक्रिप्शंस वगैरह क्लब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता ही है. तो इसको ध्यान से देखिएगा, इसको प्रैक्टिस करें एंड कीप प्रैक्टिसिंग एंड स्माइलिंग. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. अल्लाह हाफिज़.